हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एज आई प्रॉमिस इन द लास्ट वीडियो कि अगली वीडियो मेरी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होगी। सो लेट्स बिगिन विद दैट वीडियो नाउ। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में मैं किन टॉपिक्स को कवर करूँगा, स्टार्टिंग विद द स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस, द गाइडलाइन, द प्रोसीजर्स, the fees calculation, the scholarship, and how to write an SOP, the IELTS or PT requirements, how to make your case strong, and what are the visa refusal chances, visa grants, and much more. So let's begin with the video now. The first step is the student visa documents. जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो आता है कि मैं अपना वीज़ा प्रोसेस कब स्टार्ट करूँ, और उसके बाद है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए और ये कितना कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस को। आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस डॉक्यूमेंट, आई विल गो थ्रू दैट वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन। जो पूरा प्रोसेस है वो नॉर्मली या रफली टेक्स अराउंड 1 to 2 months, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो इट विल टेक फ्रॉम 1 to 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल योर वीज़ा ग्रांट। सो मेरे केस में अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मेरा जो वीज़ा ग्रांट था दैट कम्स ऑन द 6th डे। मैंने वीज़ा फाइल किया था फ्राइडे को एंड द नेक्स्ट थर्सडे मेरा वीज़ा ग्रांट आ गया था। सो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स बिगिन विद द डॉक्यूमेंट्स। आपको अपना CNIC चाहिए होगा, आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा विद नो लेस दैन 6 months एक्सपायरी, द पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके लोकल पुलिस स्टेशन का होगा। थैंक्स टू द एडवांसमेंट पुलिस खिदमत मरकज़ बन चुका है, या अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। पहले इट वॉज अ हेक्टिक प्रोसेस, बट अब ये बहुत आसान कर दिया है। विद इन 3 to 4 days आप इजीली करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। आपकी डिग्रीज़ मैट्रिक, FSC इंटर, आपने O लेवल किया, A लेवल किया हुआ है, एंड देन योर बैचलर्स इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर्स डिग्री। फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस शो करें और कितनी मेच्योर होनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन या मेरी रिसर्च के मुताबिक इट शुड वेरी फ्रॉम 3 to 6 months। 6 months टू बी ऑन द सेफ साइड, 3 months भी चलता है। और कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेशन किस तरह होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा। अगला जो क्वेश्चन आता है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से वो ये आता है कि जो मैंने बैंक स्टेटमेंट शो कराई है, क्या उस बैंक स्टेटमेंट में से मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकता हूँ? येस, आप उसमें से अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकते हैं, क्योंकि वो आप बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करवा रहे होंगे कि मैंने इसी अकाउंट से यूनिवर्सिटी की फ़ी पे की है, तो वो टूवर्ड्स योर टोटल कॉस्ट में काउंट होगा। उसके बाद आपके पास जितने भी आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, आपका हो, आपके पेरेंट्स का हो या आपके बहन भाइयों का हो, आप उस सारा एज अ कलेक्टिव जॉइंट अकाउंट शो करा सकते हैं कि ये सारे मेरे एसेट्स हैं या ये सारी जो मेरी कॉस्ट है जो मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो कराना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर आप घर की बात करें या अपने किसी और एसेट की बात करें तो नहीं, आप वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद आइल्स और PT की बात करें तो आइल्स एग्ज़ाम और PT एग्ज़ाम है। आइल्स के केस में विद नो लेस दैन 6 चाहिए होता है, और इन केस ऑफ PT नो लेस दैन 50 चाहिए होता है। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा एंड पे स्लिप चाहिए होंगी। आफ्टर पे स्लिप्स आपको टैक्स डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बिलीव मी, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो टैक्स पेयर्स को बहुत लाइक करते हैं, इसलिए अगर आप फाइलर हैं तो आपको अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स, अपने पेरेंट्स के टैक्स डॉक्यूमेंट शो कराने होंगे। उसके बाद आपके जब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएँ तो इट्स अ 6 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र देती हैं। वो ऑफ़र्स या तो कंडीशनल होती हैं या तो अनकंडीशनल। कंडीशनल का मतलब ये है कि वो कोई ना कोई कंडीशन लगा देंगी, या तो वो आइल्स की कंडीशन लगाती हैं, या फाइनेंशियल्स की लगाती हैं, या आपकी डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट्स की लगाती हैं। जब आप वो रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आपको अनकंडीशनल ऑफ़र भेजती हैं। जब आप अनकंडीशनल ऑफ़र आ जाती है उसके बाद आप अपनी जो है वो फ़ीस वगैरह जमा कराते हैं ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद। फ़ीस जमा होने के बाद कंपनीज़ आपको COE देती हैं, विच इज़ कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। जब आपको COE रिसीव हो जाती है उसके बाद अपने सारे आप वीज़ा डॉक्यूमेंट्स पे करते हैं, एंड देन यू लॉज योर वीज़ा विद डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद यू हैव टू वेट। जो नॉर्मली टर्न अराउंड टाइम है आजकल पाकिस्तान के लिए, दैट वेरीज फ्रॉम 1 to 3 months। मेरे केस में लाइक आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि मेरा जो वीज़ा था वो 5 दिन में आ गया था। करंट अगर बात करें मार्च अप्रैल 23 की तो लोगों को 5 से 6 दिन में भी ग्रांट आया है, लेकिन जो नॉर्मली टर्न अराउंड टाइम है आप अपने माइंड में 1 to 3 months का पीरियड रखें। उसके बाद जो अगला बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो आता है कि क्या मेरा इंटरव्यू होगा, यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू करेंगी? तो ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो आपका इंटरव्यू करती हैं या वो आपका इंटरव्यू नहीं करती। बहुत सारे केसेस में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन अगर इंटरव्यू हो जाए तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो मैंने वो भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं फ्रॉम माई रिसोर्स, फ्रॉम माई रिसर्च, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नंबर 1, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने का क्या रीज़न होता है। वो चेक करना चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी एप्लीकेशन में दी है क्या आपको उसका पता भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, कौन सा कोर्स है। तो सुनने में ये बात थोड़ी सी वेग लगेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोग कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, कंसल्टेंट 3-4 जगह अप्लाई करते हैं, तो जो फाइनल उनकी ऑफ़र होती है, फाइनल यूनिवर्सिटी होती है, उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी ये चीज़ काउंटर वेरीफाई करती हैं, और ये चीज़ बहुत कॉमन है एज़ फार एज़ पाकिस्तान और इंडिया कंसर्न। ठीक, उसके बाद आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपका कोर्स क्या है, तो उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो
क्या किसका ड्यूरेशन कितना है, वो किस सिटी में लोकेटेड है। तो ये सारे सवाल होते हैं जो वो आपसे पूछेंगे। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि जो भी कोर्स आप करें आपको उसका नाम पता होना चाहिए, ड्यूरेशन पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की लोकेशन पता होनी चाहिए, वो किस एरिया में किस लोकेलिटी में लाई करते हैं। जिस तरह स्विनबर्न है वो हॉथॉर्न में, RMIT वो मेलबर्न में है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स वो सिडनी में है। तो आपको जेनेरिकली एरियाज़ का आइडिया होना चाहिए। ऑल्दो ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी डेफिनेटली अगर आपका इंटरव्यू होता है तो यू विल बी ऑन द सेफर साइड। नेक्स्ट स्टेप इज़ फ़ी कैलकुलेशन एंड द स्कॉलरशिप, कि किस तरह फ़ीस कैलकुलेट करें क्या और स्कॉलरशिप का क्या होता है। जो फ़ी कैलकुलेशन ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जो कंसल्टेंट्स भी आपको बताएंगे, वो बेसिकली ये है कि आपकी जो भी 1 साल की फ़ीस है, जो नॉर्मली आजकल 1 साल की फ़ीस चल रही है, दैट इज़ अराउंड 35 to 40,000 AUD विदाउट एनी स्कॉलरशिप फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़। अगर मैं करूँ, अगर आप टायर 1 की यूनिवर्सिटी में जाएंगे, टियर 1 की जो यूनिवर्सिटी ऑफ आप कह लें यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और मोनाश है, वो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन नॉर्मली जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस जो है वो 35 to 40,000 है। तो इसमें होगा कि आपने 35 to 40,000, इस पे आपको नॉर्मली 20 to 30% स्कॉलरशिप ईजीली मिल जाती है। स्विनबर्न 25 नॉर्मली ऑफर कर रहा होता है, RMIT समटाइम 30, डीकन भी आजकल 30 ऑफर कर रहा है। तो आप इसमें से अगर 40,000 है तो 30% माइनस करेंगे और प्लस आप 1 साल का लिविंग लगाएंगे, विच इज़ अराउंड आप 10 से 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगा लें। तो आपकी फ़ीस प्लस आपका जो लिविंग एक्सपेंस है, दैट विल बी योर स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ कि 30,000 आपकी पूरे साल की फ़ीस बनी है और 15,000 आपका लिविंग एक्सपेंस है, तो 45,000 AUD आपको बैंक स्टेटमेंट में शो कराना है। आज का डॉलर आप कह लें 190 है, तो रफली इट इज़ अराउंड 85-86 लाख रुपीज़ आपको अपनी स्टेटमेंट शो करानी होगी टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग। कम पे भी केसेस हो जाते हैं, अभी हो सकता है कोई लोग कहें कि यार 60 मैंने केस देखा है 60 पे भी हो गया, 70 भी हो गया, बिल्कुल होता है। फिर उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि GPA मैटर करता है। येस, GPA समहाउ मैटर करता है, बट उतना मैटर नहीं करता। आपका अच्छा GPA होगा तो डेफिनेटली आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द आइल्स और PT रिक्वायरमेंट। अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो आपका मिनिमम 6 विद नो लेस देन 6 इंडिविजुअल बैंड होना चाहिए, और इन केस ऑफ PT आपको मिनिमम 50 चाहिए होगा। अब इसमें आपका क्या है कि जो मेरी ट्रिप थी या प्रो टिप थी, या मैं जैसे कहूँगा एज अ प्रो टिप, या जो मैंने किया था, मैंने आइल्स एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू दी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने दे दिया था। अगर आप 5-6 महीने पहले आइल्स की तैयारी शुरू कर देंगे तो दिस विल गिव यू एम्पल ऑफ टाइम, कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, आप आराम से टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, आप आराम से टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, फिर आपको हासिल नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर बिलफर्स आपने दिसंबर 2024 में अप्लाई करना है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आइडियली आप जो है ना आइल्स से PT को में अपीयर हो जाएँ। फिर एग्ज़ाम्स को कैजुअल नहीं लेना। बिलीव मी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल होता है, ये भी नहीं कहूँगा बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को आपने ईज़ी नहीं लेना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यू आर पेइंग हैंडसम अमाउंट एज अ फ़ीस। तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें और वन टाइम अपीयर होके इसको कंक्लूड कर लें। तो मैंने जो तैयारी की थी मैंने यूट्यूब से की थी, फिर मैंने प्रैक्टिस किए थे। तो ट्राई करें कि आप जो आइल्स और PT की तैयारी है वो टाइम कंस्टेंट रह के तैयारी का उसकी प्रिपरेशन करें। जिस तरह एक्चुअल एग्ज़ाम होता है घर में बैठ के उसी तरह तैयारी करें तो इंशाल्लाह ताला आप जो है पहले अटेम्प्ट में इसको पास कर जाएंगे। फिर अगला सवाल आता है कि विच यूनिवर्सिटी टू चूज़। इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर मैं आपको नहीं दे सकता, ना आप दे सकते हैं, क्योंकि ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और हर बंदे के रिकमेंडेशन चॉइसेस के ऊपर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अगर मैं आपको एज अ गाइडलाइन दे दूँ तो दैट विल हेल्प यू आउट कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। नंबर 1, कोर्स स्ट्रक्चर। आप जिस भी कोर्स में जा रहे हैं आप लाजमी कोर्स स्ट्रक्चर देखें कि कौन कौन से कोर्सेज आप पढ़ेंगे। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन देखें, मिनिमम 2 years ऑफ स्टडी करें इफ़ यू आर टारगेटिंग द वर्क पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आफ्टर 2 years, क्योंकि अगर आपका कोर्स लेस देन 2 years होगा आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1 साल का ही मास्टर्स होता है, 1.5 साल का ही मास्टर्स होता है। बैचलर्स भी आपने करना है अबव 2 years, क्योंकि 3 years भी होता है, 4 years भी ऑफर होता है। अबव 2 years की स्टडी करेंगे विच इज़ 96 कैलेंडर मंथ्स, जैसे मैं लास्ट वीडियो मेंशन किया था, देन यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। उसके बाद यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने RMIT में अप्लाई किया, स्विनबर्न में अप्लाई किया, लाट्रो में अप्लाई किया, मुझे ऑफर्स आ गए, मैंने डीकन में भी किया। आई चूज़ स्विनबर्न यूनिवर्सिटी क्योंकि स्विनबर्न जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में अच्छी थी, तो माई मास्टर इन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, तो मैंने स्विनबर्न को जो है वो प्रेफर किया था। उसके बाद अगर हम बात करें आप यूनिवर्सिटी के जो सिलेक्शन से पहले, बिलीव मी, थोड़ा सा अगर आप टाइम उस पर स्पेंड कर देंगे तो दिस विल मेक योर नेक्स्ट 2 years और 4 years जो है ना वो आसानी से गुजर जाएंगे आपके, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के अगले 2 साल कमिट करने होते हैं, आपने अगली ज़िंदगी के 2 साल उस पर लगाने होते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है PR को इस टाइम जिस आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप इसको प्राइम फोकस मत बनाएं। बहुत सारे लोग कहेंगे रीजनल चले जाओ, रीजनल में पढ़ लो। बिलीव में अगर आप रीजनल जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आएंगे जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल या नहीं होंगे। पाकिस्तान से 70% स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, उनको फीसेस खुद करनी होती हैं। तो अगर आप रीजनल जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर जॉब शॉर्टेजेस वगैरह भी होंगे। जिस तरह आजकल पर्थ में ना आपको अकोमोडेशन मिल रही है, ना ही आप लोग को जॉब्स मिल रही हैं, स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल है। और प्लस जो ऊबर ईट्स है उसने अकाउंट्स खोलने से मना कर दिया है। तो आप खुद सोचें, आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप
आए हैं, पहली फ़ीस आपकी पे हो चुकी है, आपने पढ़ लिया है, नेक्स्ट फ़ीस ड्यू है, घर वाले पैसे नहीं भेज सकते, आपको ना जॉब मिली है ना अकोमोडेशन मिली है, तो आपके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि पीआर को प्राइम फोकस मत करें, यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग देखें, अपना कोर्स स्ट्रक्चर देखें, पढ़ाई कर लें, पढ़ाई को फोकस रखें। पीआर इंशाल्लाह एक दफ़ा आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो पीआर आपकी हो जाएगी। आपने सिर्फ जो है फोकस्ड रहना है, इंशाल्लाह ताला पीआर आप लोगों की हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो एक ये आप कह लें कि ये मेरा पर्सनल आपके लिए एक रिकमेंडेशन है, या एज़ आप कह लें कि गाइड एज ए गाइडलाइन मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ, और इसको बेशक आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें कि जब आप यहाँ आएंगे तो बहुत सारे लोग आपको पहला मशवरा ये देंगे कि यार तुम यूनिवर्सिटी में आ गए, यू आर स्पेंडिंग $40,000-50,000, तो बेहतर है इतने पैसे मत ज़ाया करो, स्विच कर लो कॉलेज में जिसकी एनुअल फ़ीस आप रफली $6,000 से $7,000 होगी। पैसे कमाओ, घर भेजो, ख़ुद भी करो और मज़े ज़िंदगी गुजारो। मेरा मशवरा ये है कि प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं लाजमी पे बैक करेगी। मैं भी जब आया था तो मुझे बहुत से लोगों ने ये आपका रिकमेंडेशन दी थी कि स्विच कर जो यूनिवर्सिटी से, पैसे बचा लो, लेकिन मैं जिस मकसद के लिए आया था मैं बिल्कुल क्लियर कट था कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है। आई डिड द मास्टर्स एंड देन आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। मैंने वहाँ जॉब की क्योंकि कोविड आ गया था, फिर आफ्टर कोविड मैं दोबारा आया और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो आपने ये कॉलेज स्विचिंग वाला, हाँ अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फंस चुकी हैं, आपका कोई रास्ता नहीं निकला, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि ट्राई करें कि जितना आप इसको कर सकते हैं, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। फिर एसओपी की बात आती है कि मैं अपना केस कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। कोशिश करें एसओपीज़ खुद लिखें। मोस्टली जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको एसओपीज़ लिख देते हैं। आप अगर उन्होंने लिखी भी है तो एटलीस्ट एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करें ताकि आपको पता हो कि उस एसओपी में क्या है। उसमें आप बिल्कुल ऑनेस्ट सिंसियर हैं, बिल्कुल जो क्लियर कट पिक्चर है उनको बताएं। चीज़ों को एग्जैजरेट मत करें। चीज़ों को आप कहें कि ओवर एग्जीरेट करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो असेसर का होगा, जो वीज़ा असेसर होगा, उसको चीज़ों का पता होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनका डेली का काम है, वो डेली ये एसओपीज़ देख रहे होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि कौन सा केस ऑथेंटिक है और किस में चीज़ें एग्जैजरेट की गई हैं। आप अपने जो चीज़ें कॉमन है जो एसओपीज़ में वो देखते हैं। नंबर 1 कि आपकी बैकग्राउंड स्टडी क्या है। नंबर 2 आपके टाइज पाकिस्तान के साथ। नंबर 3 आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाह रहे हैं। नंबर 4 आप डिग्री के बाद वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। और आपने एसओपी में अपने फाइनेंशियल स्पॉन्सर के बारे में भी बताना है कि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, या आपकी सेविंग्स अकाउंट है वो आपने उसमें उसको भी हल्का फुल्का हाईलाइट कर देना है। और जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्टली लास्ट पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें आपने बताना है कि जो आप पढ़ने आ रहे हैं इससे ऑस्ट्रेलिया को क्या बेनिफिट होगा और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, प्लस आप चूँकि पाकिस्तान वापस जाएंगे तो इससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा। तो इसमें आप कह लें कि प्रो टिप ये है कि आप अपने पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लें, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, अपनी फैमिली के बारे में, फिर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर अपनी बैचलर्स की स्टडीज़ इफ़ यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स, फिर आपने बताना है कि मैंने ये ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया, मैंने ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, पढ़ाई के बाद मेरे क्या टारगेट्स एंड एम्स हैं, मेरे फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है और इससे ऑस्ट्रेलिया को क्या फ़ायदा होगा और इससे बैक होम पाकिस्तान क्या फ़ायदा होगा। फिर हॉट टॉपिक आ गया अबाउट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स। आजकल वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत कॉमन और बहुत ही हॉट टॉपिक हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान स्पेशली, बिल्कुल आ रहे हैं। आप कह लें कि एज़ पर जो लेटेस्ट क्वार्टर आया, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23 आया, इसमें हर तीसरा वीज़ा पाकिस्तान का रिफ्यूज़ हो रहा है। क्या रीज़न है? अगर तो उसके ऊपर आपका माइग्रेशन एक्ट लग रहा है विच इज़ द पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, तो इससे आपकी प्रोफाइल पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आपकी अपनी वजह से है, फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स या लैक ऑफ फंड जैसे, तो डेफिनेटली वो आपको जब दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो एक फैक्टर है जो बैक एंड पे वीज़ा ऑफिसर के जहन में रहता है कि हाँ भाई इसका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो चुका है। तो आज अगर इतने ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं तो इसमें परेशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और एक जेनेरिक रीज़न लग रहा है विच इज़ माइग्रेशन एक्ट, उसका मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका पर्सनल रीज़न है तो दैट विल बी एन इशू लेटर ऑन। इशू इन सेंस के आपको अंदर वीज़ा अप्लाई करने से मना नहीं करता, लेकिन दैट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन कि यार इसका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ और किस रीज़न से हुआ है। फिर कंसल्टेंट बहुत सारे कह रहे हैं कि यार अभी आप वीज़ाज़ अप्लाई मत करें, दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर वीज़ा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अगर आप शो शॉट है, आपकी हर चीज़ 100% जेन्युइन है एंड यू आर कॉन्फिडेंट, तो गो फॉर इट। जो वीज़ा ग्रांट और रिफ्यूज़ल है दैट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ कंसल्टेंट। या तो सबसे पहले वो खुदा के हाथ में है और उसके बाद उस केस वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है जो बैठा हुआ है। आपकी नीयत साफ़ है, आपने मेहनत की है, आपने मेरे से 100% पुट किया, तो डेफिनेटली बिलीव मी खुदा इसका अजर आपको देगा और आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद अब भी अगर करंट सिनेरियो की बात करें, आफ्टर मार्च अप्रैल में आके चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, वीज़ा ग्रांट्स फिर से दोबारा ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं।
और आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मैंने पहले कहा था, जितना हो सकता है आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट, लाइक अगर आपसे 50 लाख की स्टेटमेंट मांगी है तो आप 60 दिखाएं, 80 मांगी है कोशिश करें 85-90 शो कराएं। आप आइल्स दिखाएं, अपने डिग्रीज एंड डॉक्यूमेंट दिखाएं, साथ ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दें। आइल्स मिनिमम 6 चाहिए, ट्राई टू गो फॉर 7.58 डेफिनेटली, उसका भी फ़ायदा होता है। आपका केस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, GPA जितना अच्छा होगा, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं वीज़ा ऑफिसर के लिए कि यार इसका एकेडेमिया अच्छा है, ये आइल्स में ठीक है, इसका फाइनेंशियल ठीक है, तो ही हैज़ नो रीज़न टू रिफ्यूज़ अर वीज़ा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देंगी। अगला और लास्ट जो इस वीडियो का टॉपिक है, दैट इज़ अ स्टडी गैप। बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि यार मेरा स्टडी गैप है, क्या मैं अप्लाई करूँ, मुझे वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 6 मंथ स्टडी गैप है वो इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। मेरे अपने केस में मैं ग्रेजुएट हुआ था जून 2018 में, और मेरा जो मास्टर स्टार्ट हुआ था दैट इज़ फ्रॉम मार्च 2019। जो 6 महीने का गैप था, ये इनको भी पता होता है कि वहाँ पे जो कोर्सेज़ है यूनिवर्सिटीज़ है वो मोस्टली कोर्सेज़ फिनिश करती हैं इन जून, और यहाँ पे इनटेक या तो जुलाई की होती है और या तो मार्च की होती है। अगर आप जून में कोर्स एंड कर रहे हैं तो 100% बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप जुलाई में आ जाएँ, लेकिन मार्च का जो होता है वो शॉर्ट होता है। तो इनको पता होता है कि जो 6 महीने का गैप है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वीज़ा प्रोसेसिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का टर्न अराउंड टाइम अप्लाई करना, उनके जो ग्रांट्स आना, वीज़ा का ग्रांट आना, फिर आपने टिकट्स लेनी है, फिर आपने यहाँ आना है, तो ये इट्सेल्फ 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। इसलिए 6 महीने का अगर आपका स्टडी गैप है तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो आपने इसको जस्टिफाई कराना है। जस्टिफाई कराने के लिए आपके पास क्या रीज़न्स हैं? नंबर 1, अगर आप जॉब्स कर रहे हैं तो आप विद प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर, पे स्लिप्स, आप अपना एक्सपीरियंस शो कराएं कि मैंने इस ड्यूरेशन में जो है वो जॉब्स की हैं, तो दिस विल जस्टिफाई योर स्टडी गैप। नंबर 2, अगर आप जॉब नहीं करें, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, या आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, इवन जो जॉब्स पे थे उनसे जॉब्स चली गई हैं, तो उसका तरीका ये है कि गो फॉर सम सर्टिफिकेशन। 1 महीने की, 2 महीने की सर्टिफिकेशन कर लें। 6 महीने का पीरियड है आपका, कहीं भी जो गैप है ना दैट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। 2 महीने का है, कोई कोर्स कर लें, कोई छोटा सा 2 महीने का कोर्स कर लें, कोई सर्टिफिकेशंस कर लें, तो एटलीस्ट आपका अगर 6 महीने का गैप नहीं होगा वो आपको इंगेज रखेगा कि आप अपनी फील्ड में इंगेज थे। या फिर जिस तरह आजकल लोग जो है वो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो कीप दैट एज अ प्रूफ कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्योंकि फिर जब आप कल को कहेंगे कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट्स तो आपको वो एज अ प्रूफ देना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर इन दिस वीडियो। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरीज़ हैं, तो डेफिनेटली लीव दैट इन कमेंट्स। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा। इसे अगली वीडियो में जब वीज़ा आपको मिल जाता है तो फिर आपको यहाँ आने से पहले क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। सो माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।